हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी हिंदी अध्यापिका रेनू शर्मा पाठ 4 नन्हा फनकार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। ठीक है, आइए बच्चों पाठ की शुरुआत करें। तो बच्चा, जैसे मैंने अभी बोला, नन्हा फनकार। फनकार का अर्थ क्या है? फनकार का अर्थ है कलाकार। ठीक है, फनकार का अर्थ क्या है? कलाकार। तो बच्चे, एक लड़का था, ठीक है, वो चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। चौकोर का अर्थ होता है चार कोने, राइट। उसने जल्दी जल्दी एक प्रार्थना बोली और अपने काम में लग गया। कुछ दिन पहले ही उसने पत्थर पर घंटियों की कतारें उकेरना यानी बनाना शुरू किया था। लड़के ने एक अधूरी घंटी की नोक, छेनी की नोक उस पर टिकाई और उस पर हथौड़े से मारने लगा। ठीक है, हथौड़े के वार से पत्थर पर जो भी लाइनें खींचती थी, जब भी लाइन खींचती थी वह उकेरता था तो आंखें बंद कर लेता था। ठीक है, और धीरे धीरे आवाज में कुछ गुनगुनाने लगता था। जो उसके साथ और व्यक्ति काम कर रहे थे वो भी डूबे रहते थे। ठीक है, अपने काम में लगे रहते थे। केशव अभी बच्चों 10 साल का ही था जब उसने ये काम सीखा था। पिता के एक बार काम दिखा देने पर वह उस काम को सीख जाता था। ठीक है, यानी जैसे जैसे पिता करता था वैसे देखकर पिता को वह भी काम करता था। उसे नक्काशी करना बड़ा पसंद था, कलाकारी करना, उस पर कुछ क्रिएटिविटी, कुछ रचनात्मक कार्य करना बड़े पसंद थे उसको। वह वही करता था। तो पिता के एक बार दिखाने पर वह सीधी लकीर वाला और घुमावदार घुमा हुआ डिजाइन बना देता था। अब तक उसने जो भी काम किया था उसमें से उसको सबसे मुश्किल काम क्या लगता था बच्चों? घंटियां बनाना। यह काम उसको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता था। तो वह कहता है अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से घंटियों को बनाना बड़ा मुश्किल था। केशव जानता था एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वह लहराता हुआ सांप, है ना, और बहुत बारीक जालियां और कमल के फूल, है ना, और इठलाकर चलते हुए घोड़े, है ना, ये सब पत्थर पर बनाएगा जैसे उसके पिता बनाते हैं। ठीक है, यानी क्या वो अपने पिता की तरह कार्य करना चाहता था। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था तो उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। ठीक है, कहां से आए थे उसके माता पिता? गुजरात से। कहां पर आए थे? कौन से स्थान पर आए थे? आगरा में। ठीक है, तब केशव का जन्म नहीं हुआ था। बादशाह अकबर, जो राजा अकबर थे, उस वक्त आगरे में क्या बना रहे थे? आगरा शहर में अपना किला बनवा रहे थे। ठीक है, केशव के पिता को वहीं पर काम मिल गया। ठीक है, अब जब बच्चों केशव के पिता को जब आगरा में काम मिल गया तब वह कहां रहने लगे? आगरा में, है ना, आगरा में रहने लगे। लेकिन ध्यान रहे एक बात का, उस समय केशव का जन्म नहीं हुआ था। यानी केशव के जन्म से पहले ही उसके माता पिता गुजरात से आगरा आ चुके थे। ठीक है, अब गुजरात से आगरा आए तो वहां पर उनको बादशाह अकबर के द्वारा जो आगरा में किला बन रहा था वहां पर उसके पिता को कार्य मिल गया। ठीक है, और वह वहीं पर ही आकर बस गए। अब जब वे वहां पर आकर बस गए तो केशव का जन्म कहां हुआ? तो केशव का जन्म आगरा में हुआ था। ठीक है, तो उसे गुजरात जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला, है ना, क्योंकि उसके पिता का जो व्यवसाय है वह कहां पर था? आगरा में। ठीक है, तो उसे पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी गांव का मतलब क्या होता है? जो पूर्वजों द्वारा हमें ज़मीन दी जाती है ना, हमें जो ज़मीन मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? पुश्तैनी। ठीक है, आगे देखिए, आगरे की जो गलियां हैं और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर किसकी आवाज़ होती थी? उसके छेनी हथौड़ों की, है ना, उसकी आवाज़ें उसको सुनाई देती थी। और उसको इतनी तेज़ वो आवाज़ होती थी छेनी और हथौड़े की कि उसको किसी के आने की आहट भी नहीं पता चलती थी।
तो ऐसे ही बच्चों वो काम कर रहा था तो एक आदमी उसके पास आया और आकर उससे बोला, ये घंटियाँ तुमने बनाई हैं? तो केशव ने बड़ा बेरुखी से उत्तर दिया, बड़े अजीब व्यवहार से उत्तर दिया कि तुम्हें दिखता नहीं है कि मेरे पास घंटियाँ पड़ी हुई हैं और मैं बना रहा हूँ, है ना? तो ये घंटियाँ मैंने ही बनाई होंगी। तो उस आदमी ने बोला, दिखता तो है लेकिन यह तुमने बनाई है ये यकीन नहीं हो रहा। तो उसने कहा कि तुम कितने वर्ष के हो? उस आदमी ने पूछा। उसने कहा, मैं 10 वर्ष का हूँ। तो आदमी की ये बात बोलने पर जब उसने ये बताया केशव ने, मैं 10 वर्ष का हूँ, तो आदमी ने कहा, पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो तुम। मैंने तो 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को देख रहा था, पजामा पहना हुआ, उम्र 30 से ऊपर, लाल रंग की पगड़ी जो उसने पहनी हुई थी। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। तो वो बहुत बड़ा आदमी कौन था बच्चों? वह बहुत बड़ा आदमी अकबर था, बादशाह अकबर, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो केशव समझ गया जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि पगड़ी पहनी हुई है और लाल बाल उसके ढके हुए हैं बड़े बड़े, है ना, और सफ़ेद पजामा पहना हुआ है। केशव इससे पहले कुछ बोलता, अचानक से एक आदमी और आता है और क्या कहता है, यह और कोई नहीं था, वो महल का पहरेदार था। उसने कहा, हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। वह मुड़कर हैरानी से केशव को घूरते हुए बोला, खड़ा हो बेवकूफ़, तूने हुजूर के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की? यानी तेरी हिम्मत कैसे हुई? सलाम कर इन्हें। केशव का माथा ठनका, उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसने अपनी छेनी छोड़ दी और खड़ा हो गया। अब उसने कहा, अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं है? ख्याल आते ही उसने सलाम किया। अकबर को पहरेदार की वह दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगी जो उसने इस तरीके से केशव को कहा कि खड़ा और सलाम कर। तो पहरेदार उस समय चला गया। उसने इशारा किया अकबर ने पहरेदार को जाने के लिए, लेकिन उसके बाद वह खड़ा रहा। केशव, उसको डर लग रहा था वह क्या करे, वह अपना काम शुरू करे या हाजिर नवाबी में खड़ा रहे, लेकिन उसको अब वह इतना डरा हुआ नहीं था क्योंकि बादशाह उसको प्यार से देख रहे थे, ठीक है, और हंस रहे थे देखकर, तो इसलिए उसको अब इतना डर नहीं लग रहा था। तो अब अकबर ने केशव से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? केशव ने बड़ा नपा-तुला जवाब दिया, बोला केशव। तो अकबर ने कहा, क्या तुम मुझे नक्काशी सिखाओगे? तो उसने सिर हिलाया कि हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो अकबर जी ने कहा कि अब तो फिर तुम्हें छेनी और हथौड़े का इंतज़ाम करना होगा। तो केशव दौड़कर अपने पिताजी के पास गया और फटाफट से छेनी और हथौड़ा ले आया। तो केशव ने पूछा अकबर से, क्या अकबर जी आप सच में ये सीखना चाहेंगे? तो अकबर जी ने हंसकर उत्तर दिया कि बेटा मैंने तो पिछले हफ्ते मिट्टी से भरी डलियां ढोई हैं, यानी थाल ढोए हैं। क्या ये काम उससे भी मुश्किल है? मैं सीख लूँगा, मुझे पता है। तो केशव ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप अकबर हुए और आप ये काम करेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो अकबर जी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मैं मिट्टी की डलियां ढो सकता हूँ तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब वह अकबर के पास बैठ गया केशव। अब उसने छेनी पकड़ने का तरीका बताया, केशव के जैसे पिता ने उसको सिखाया था। कोयले के टुकड़े से पत्थर पर पहले लकीरें खींचकर नमूना दिखाया, एक सैंपल, बोला इस तरीके से हमें उकेरना है। तो एकदम से जैसे ही हथौड़ा मारा छेनी पर अकबर ने, तो वह थोड़ा ज़्यादा गहरा हो गया। तो एकदम से केशव ने वह गलती पकड़ ली, बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो पत्थर टूट जाएगा, ऐसे नहीं करना, लाओ मैं आपको सिखाता हूँ। उसने क्या किया, उसने बोला जब भी हम पत्थर पर वार करते हैं छेनी से, यानी छेनी रखकर जब पत्थर पर वार करते हैं तो हमें थोड़ी आंखें अपनी मीच लेनी चाहिए ताकि जो इसकी किरचें हैं वो हमारी आंख में ना चली जाए। अकबर ने हंसकर कहा, जी हुजूर। अकबर ने जब उत्तर दिया जी हुजूर, तो केशव भी हंसने लगा। भूल गया था कि उसके पास में बैठा, उसके बगल में बैठा व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है, राजा है, और एक अनाड़ी व्यसक को वह काम सिखा रहा था। उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, केशव को बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरीके से लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से थोड़ी सी भी गलती होती तो उसकी त्योरियां चढ़ जाती, उसको गुस्सा आने लगता।
काम करते करते अकबर पूछने लगते थे, केशव सही है ना क्या? और जब सही नहीं होता था तो केशव सिर हिला देता था। अकबर बड़े आराम से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि बाकी जो और काम कर रहे थे आसपास केशव के, वो भी उनको ध्यान से देखने लगे। अब अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि उसमें कुछ और भी डिजाइन जोड़ रहा था जो और खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम के अंदाज को देखकर बड़े धीरे से कहा केशव को अकबर ने क्या कि तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे, मतलब कलाकार, और मेरे कारखाने में काम करोगे। केशव ने कहा कारखाना? कैसा कारखाना? कहा बस एक बार मेरा महल तैयार हो जाए, लोग यहाँ आकर रहने लगेंगे आगरा, मैं कारखाने बनवाऊंगा, उसमें मेरे सबसे बढ़िया सल्तनत फनकार और शिल्पकार काम करेंगे और उनमें से तुम एक होगे, ठीक है? केशव का चेहरा अब खुशी से चमक गया। वह मुस्कुराते हुए बोला मैं वहां जरूर काम करूंगा, क्योंकि बच्चों इतने बड़े बादशाह के द्वारा तारीफ सुनने पर उसका मन मस्तिष्क खुशी से झूम उठा। वह बहुत खुश हो गया कि किस तरीके से अकबर ने उसके काम की प्रशंसा करी और अपने कारखाने में काम करने के लिए बताया कि उसको काम देंगे अपने कारखाने में जब तैयार। अब अकबर उठ खड़े हुए और जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा अच्छा बेटा, अब तुम अपना काम करो, अपना काम जारी रखो, मैं चलता हूँ। तो केशव ने कहा हुजूर आप दोबारा आएंगे? तो अकबर ने उत्तर दिया मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राशियों के बीच जो उसके आसपास काम कर रहे थे केशव की धूम मची हुई थी। वह हर किसी के पास जा जाकर कहानी सुना रहा था, मुलाकात की कहानी जो अकबर के साथ उसकी हुई थी। अब फिर तो पूरा दिन वह सभी के पास बैठता और इस तरीके की बात करने लगा। पूरा दिन बीत गया, रात हो रही थी। अब वह घर गया। अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि वह बहुत खुश था, है ना? वह धीरे से पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो, इतने फेमस हो गए हो। तो बादशाह सलामत ने कहा है एक दिन मैं बड़ा कलाकार बनूंगा, केशव ने अपने पिता से कहा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर, आपको याद हो कि आप अपने जब पिता के पास सोते हैं तो वो हाथ रखते हैं, उस हाथ को जब लंबाई में रखते हैं तो आप उनके हाथ पर क्या रखते हैं? अपना सिर, है ना? ऐसे ही वह भी लेटा हुआ था। तो उसने बोला केशव ने हमारे बादशाह बहुत नेक इंसान है। पिता ने कहा बिल्कुल सही। कुछ सोचकर केशव ने पूछा बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक अच्छे महल हैं, फिर वो सीकरी में क्यों शहर बनवा रहे हैं? पिता ने कहा बेटा बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन सीकरी में नया शहर बनवाने का एक कारण है, एक रीजन है। वो क्या है? उन्होंने बोला बाबा ने, केशव के पिता ने, कि मैंने सुना है अकबर की कोई संतान नहीं थी, ठीक है, वह परेशान रहते थे। वह बड़े साधु संतों के पास गए तो भटकते भटकते एक बादशाह ख्वाजा सलीम से उनकी मुलाकात हुई सीकरी में। उन्होंने बादशाह को बताया उनकी एक नहीं तीन संतानें होंगी और उनके नाम क्या थे? शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। उन्होंने बोला अच्छा, अब मैं समझा कि अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा क्यों है, ठीक है। हाँ, और इसी कारण अब हम यहाँ नए शहर के लिए क्या तराश रहे हैं? पत्थर। तो इतने में केशव थोड़ी सी नींद में हो गया और धीरे आवाज में क्या बोला? नींदी आवाज में कि हाँ। पिताजी ने देखा कि उसका लाडला बेटा सो गया है। धन्यवाद।